जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और आज वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अहम। और मैं समझता हूँ कि मैं जिस काम पर लगा हूँ, जिस मिशन पर मैं लगा हूँ, जिससे मेरी एक पहचान बनी और जिससे मैं बदनाम हुआ, दोनों चीज़ें हैं। मैं दोनों चीज़ों को मानता हूँ। मेरी पहचान भी बनी, मेरे शुभचिंतक भी बने इसी काम की वजह से, और इसी काम की वजह से मेरे दुश्मन भी बने। ये दोनों चीज़ों को मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। और आज की जो वीडियो है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखना और फिर आप अपना कमेंट करना। शुरू में कमेंट मत कर देना। दरअसल आपको पिछले साल 27 अगस्त 2024 को एक वीडियो मैंने पब्लिक करी थी यूट्यूब पर, जिसमें वो एक मदरसे में 6-7 जो है मौलाना खड़े हैं, मौलाना कारी हाफिज, बहुत मोटे चौड़े, और उनका फर्जीवाड़ा, उनका फ्रॉड, उनकी चंदा चोरी मैंने ऑन द स्पॉट पकड़ी थी। और उन्होंने खुद अपनी जबान से एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं। अभी तो कोई बच्चा नहीं है नया, कोई बच्चे नहीं जी मदरसे में कोई बच्चा नहीं है ना, मकतब चल रहा है यहाँ, यानी खाना वाना कुछ नहीं बनता। तो हम 5-6 रात हैं काम करने वाले, 4 तो हमें और 2 ये एक इनके लड़के हैं, एक और है मौलाना। सब 6 बंदे काम जी 6 बंदे काम कर रहे थे और कुछ नहीं दे रहे थे मदरसे में, यानी कि अपना ही कर रहे थे। मदरसा नाम के लिए उनके पास मदरसा था, लेकिन वो क्या करते थे, पहले तो जो मदरसे का सरगना था, जो मदरसे का मोहतमिम था, उसको 2-4 महीने में वो 2-4 हज़ार रुपये सारे 6-7 बंदे मिलकर उसको दे दिया करते थे। तब तक उसको भी कोई दिक्कत नहीं थी। मदरसे में बच्चे बिल्कुल नहीं थे, 2-4 बच्चे वहीं अड़ोस पड़ोस के पढ़ लेते थे। लेकिन जब इन्होंने उस सरगना को, उस मदरसे के मालिक को, उस निजी मदरसा संचालक को देना बंद किया, तब उसके पेट में दर्द हुआ और तब उसने मेरे से संपर्क किया। और उसके बाद मैंने उनकी वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हम ये काम कर रहे थे और कई सालों से कर रहे थे। यानी कि उन्होंने खुद की जुबानी खुद एक्सेप्ट किया था और मैंने वो वीडियो चलाई थी। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा और मेरी जो मुहिम है उसको 4 चांद लगे और मेरी विश्वसनीयता बढ़ी और लोगों ने ये माना कि नहीं, ये धंधा बंद होना चाहिए। धर्म की आड़ में ये जो धार्मिक ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, ये चंदा चोरी का जो खेल चल रहा है, ये रुकना चाहिए, बेहद ज़रूरी है। आपको थोड़ी सी मैं झलक दिखला दूँ वो कौन सी वीडियो थी। मैं बाकी बातें करूँगा मैं आपसे, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, थोड़ी सी झलक ये देख लेना ताकि आपके याद आ जाए कि वो वीडियो कौन सी थी। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। जी मुझे दिया था तुमने पैसा? कब दिया तुमने मुझे पैसा? फोन पे में डाल रहा है आपके 100 रुपया पहले। कब? कितने दिन डाल ले हैं? कितने दिन लगा? जितने भी दिन डाल ले। कितने दिन को से छोड़, जितने दिन को भी सिर्फ एक बयान दे। 100 रुपया दे देते हम रोजाना। कितने दिन? कितने दिन? 6 आदमी। 6 आदमी जी 6 आदमी ने कितने दिन दिए? 100 रुपए। वो तो खुलासा कर दो यहाँ से। और हम सुबह ही जाते हैं मेहनत के लिए गांव में। हाँ, मेहनत के लिए तो जा रहे हैं वो, और 10 बजे तक हम घर आ जाते हैं, अपना खर्चा पानी लेके 500 रुपया से ज्यादा चंदा हम करते नहीं दिन में। 500 रुपये हुए, 100 रुपये इनको दिए, 400 हमने अपने घर खर्चे में ले लिया। झूठ बोलना बिल्कुल सरासर। जी नहीं दिए हमने। तू कसम खा, अल्लाह की कसम हमने दिए ना कुछ दिन। तो आपने ये वीडियो देख करके आपको याद आ गया होगा ये कुल्लू माँ की कसम। और ये कुल्लू माँ की कसम बहुत लोगों ने पहली बार सुनी और बड़ी हंसी आई लोगों की। और क्योंकि इसने कसम खाई कि कुल्लू माँ की कसम खाओ तब ये बाज आएगा। माँ की खुशल खुलवाओ, कुल्ला माँ की। इन्होंने अगर दिया, कुल्ला माँ की कसम खुलवाओ, उससे निकट उठ जा। अच्छा। हाँ, वो खुलवाओ इससे। यूं आ लगा यो बाज, कुल्ला माँ की कसम वो होती है, अगर वो खा ली नहीं हमने तो उससे हमारी बीवी हमारे निकाह से निकल जाएगी। तो आप खा सको? हाँ, मैं खा सकूं कुल्ला माँ की कसम। अब ये जिससे कुल्लू माँ की कसम खा रहा है, इसका नाम है अब्दुल्ला, जिससे खिलवा रहा है। ये अब्दुल्ला कल पकड़ा गया। इसने, आप इसकी ये पूरी वीडियो देख सकते हैं, 22 मिनट की वीडियो है, या आप इसमें जा करके देख सकते हैं। ये अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति, उस दिन इसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, हम फर्जीवाड़ा कर रहे थे और आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे। चलो, ये पहले से कर रहे 6 लोग। मैं पहले इमामत करता था झुंझुनू के अंदर, राजस्थान में, झुंझुनू में। अभी साल भर से साथ हो इनके साथ, कहीं मस्जिद नहीं मिली थी, इस वजह से मैं इनके साथ लग गया था चंदे में।
रमज़ान में हमने काम किया इसका और 10,000 रुपये कारी वासिफ साहब को ला के दिए। रमजान के बाद रमज़ान के बाद काम किया हमने। हम काम करते हैं इसका थोड़ा थोड़ा, अभी तक कर रहे थे मतलब, तो उनको उसके बाद कुछ नहीं दिया हमने ना रमज़ान से अभी तक। ठीक है भाई, नहीं करेंगे। ये अब्दुल्ला और एक दूसरा है कासिफ। जी मेरा नाम काशिफ रशीद, वासिफ के क्या लोग आप? मैं इनका भतीजा हूँ। भतीजा। तो जो आरोप पे आरोप लग रहे थे, जी जी, किसकी इजाजत से आप रसीद काट रहे थे? रसीद तो हम खुद सच सच बताना, मतलब जी, किसी ने जी। आपको बुक दी रसीद काटने के लिए? जी, पहले तो हम कुछ दिन पहले काम कर रहे थे इनके साथ, अच्छा। चचा से रसीदें लेके, लेकिन अभी कुछ दिन से हम अलग से रसीद में काम कर रहे थे। पहले आपको इन्होंने रसीद दे दी? जी जी, तो फिर हमारे में आपस में कुछ ना इत्तेफाकी हो गई थी, इसकी वजह से हम अलग से काम कर रहे थे। तो अलग से आप काम कर रहे थे, किसके लिए काम कर रहे थे? नहीं, क्यों आप जो बोलेंगे? अपना ही कर रहे थे वो। अपना ही कर रहे जी, थे। ये कल पकड़े गए, छिंदवाड़ा गांव है कोई सहारनपुर के आसपास, वहां से मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कॉल पे बताया कि भैया आपने जिन लोगों की वीडियो बनाई थी, ये कुल्ला माँ वाले, क्योंकि कुल्ला माँ की कसम से ये मशहूर हैं, ये फिर यहाँ पर चंदा मांग रहे हैं और ये काफी बार आ चुके हैं गांव में। तो और आप इनसे बात करिए। जैसे ही मैंने उन्होंने उनके कान पे फोन लगाया तो ये मेरा नाम सुना और ये वहां से फिर स्थिति को भांपते हुए उनको गच्चा देकर रफू चक्कर हो गए। उन्होंने चलते हुए भागते हुए इनके फोटो लिए और इनका पीछा भी किया और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को आगाह भी किया कि भाई ये लोग जो घूम रहे हैं इनको चंदा मत दें। और ये कल की बात हुई और आज की मैं ताज़ा बात बता दूं, सहारनपुर में जहां इमरान मसूद की कोठी है, इमरान मसूद के मकान है, वहीं के आसपास से एक मेरे साथी का आज फिर फोन, उन्होंने पहले फोटो डाले और फिर फोन किया कि भैया ये यहाँ पर घूम रहे हैं कुल्ला माँ वाले। और जैसे ही मैंने फोटो खींचा वो अपने स्कूटर स्टार्ट किया और वो चलते बने। तो अब मैं दुखी इसलिए हूँ कि भाई इतना कुछ इन लोगों के साथ हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने कहा कि हमने अब माफ़ी कर ली, अपने खुदा से माफ़ी मांग ली और जो हमने खा लिया उसको भी अल्लाह माफ़ करे रही, और उसके बाद भी ये काम ये कर रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। क्या इन लोगों ने कुछ और धंधा नहीं मिलेगा और क्या ये फर्जीवाड़े से ही इनका काम चलेगा और क्या इस फर्जीवाड़े को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक तरफ तो हम जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद पर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है और मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और हर कोई भी मुसलमान से कोई जुड़ी हुई कोई भी घटना हो जाए तो जिहादी हमको बोला जाता है। जिहाद का मतलब पता नहीं है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जिस जिहाद की बात की वो दो अर्थ होते हैं। एक जिहाद होता है जद्दोजहद, यानी कि संघर्ष करना, बुराई के खिलाफ संघर्ष करना। तो क्या ये जो मेरी मुहिम है ये भी एक जिहाद नहीं है क्या? तो मैं समझता हूँ ये भी एक जिहाद है और मैं ये जिहाद कर रहा हूँ काफ़ी समय से और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस जिहाद में मेरा साथ दे, सहयोग करें और हमारी ही कौम को लूटने वाले हमारे ही बीच के लोग जो गुमराह कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं और लोगों को तरह तरह की गुमराही में धकेल रहे हैं, इनके खिलाफ क्या हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? और इस तरह के कोई भी पाखंडी, ढोंगी, ब्लैक मेलर आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और पता लगता है कि ये बिल्कुल फर्जी हैं। और साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं खुद इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। आप जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी आपको याद आ गया होगा। मैं कुछ झलक और दिखा दूँ, आप इस भाई साहब को देखिए ये क्या कह रहे हैं। इनका सीधा कहना है, इन्हें खुद माना कि भाई फिल वक्त हम 6 बंदे काम कर रहे थे और मदरसे में कुछ भी नहीं दे रहे थे। इन भाई साहब को भी सुन लेना। ये पहले से कर रहे 6 लोग। मैं पहले इमामत करता था झुंझुनू के अंदर, राजस्थान में, झुंझुनू में। अभी साल भर से साथ हो इनके साथ, कहीं मस्जिद नहीं मिली थी, इस वजह से मैं इनके साथ लग गया था चंदे में। रमज़ान में हमने काम किया इसका और 10,000 रुपये कारी वासिफ साहब को
ला के दिए। रमजान के बाद रमजान के बाद काम किया हमने। हम काम करते हैं इसका थोड़ा थोड़ा, अभी तक कर रहे थे मतलब, तो उनका उसके बाद कुछ नहीं दिया हमने ना, रमजान से अभी तक। ये क्या कह रहे हैं, ये यही है, ये जो स्कूटर चला रहा है, ये जो बंदा बोल रहा है अभी, जो ये बोल रहा है कि पहले हम इमामत करते थे झुंझुनू में राजस्थान में, और फिर वहाँ से आने के बाद मुझे कोई काम नहीं मिला, कोई मस्जिद नहीं मिली, तो इसलिए मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया। और फिर एक हमने अपना सरगना चुन लिया, 100 रुपये इसको दो, क्योंकि उसके वालिद साहब का मदरसा है और उनकी निजी जाति प्रॉपर्टी है। ये भी आप सुनेंगे आगे। गाड़ियों का तेल का खर्च है मदरसे का, इनका खर्चे के लिए हमें चंदा चाहिए मदरसे के, क्योंकि मेरे वालिद साहब माजूर हैं, वो कहीं जा आ नहीं सकते, तो इसलिए हमें तीनों भाइयों को ही संभालना पड़ेगा ये मदरसा। आपकी खुद की प्रॉपर्टी है? जी हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, जाति प्रॉपर्टी है हमारी है। कौम से कोई लेना देना मुसलमानों से इसका मतलब? नहीं, कौम का कोई लेना देना नहीं है इस मदरसे का, हम के साथ में हमारे वालिद साहब हमारे को जिम्मेदार मानते हैं और मरते तक हम ही जिम्मेदार देंगे, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं रहने का इस मदरसे का। और हम इसको देते रहे, और ये काम हमने सालों साल किया, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ये अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति। अब एक सवाल उठता है, हाफिज चमकता सूरज है और तनख्वाहें बहुत कम है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। और क्या सिर्फ मस्जिद, क्या मदरसे से निकला व्यक्ति वो इमामत ही करेगा, वो मदरसा ही ढूंढेगा? क्या हम उसको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि वो मस्जिद ही ढूंढे और मदरसा ही ढूंढे? तो क्या इतनी संख्या में हमारे बीच जो उलेमा हाफिज हर साल आते हैं, क्या हमने कोई उनके रोज़गार के लिए भी हमारे मदरसों ने, हमारे बड़े उलेमाओं ने उनकी तरफ सोचा, या कोई ऐसी रिपोर्ट तलाश की कि जो यहाँ से निकल कर के जाते हैं हज़ारों हज़ार मदरसों से, वो फिर क्या करते हैं? क्या सिर्फ मस्जिद ही तलाश करेंगे? और इस एक मस्जिद तलाश की वजह से फिर क्या होता है मेरे भाई साथियों, आप बुरा मत मानना, थोड़ा ठंडे दिमाग से और ईमानदारी से सोचना, क्योंकि मस्जिद ही चाहिए तो फिर ऐसी ऐसी जगह मस्जिदें कायम कर दी गई जहाँ मस्जिद की ज़रूरत भी नहीं है, और सिर्फ वहाँ इमाम और मुक्तदी कोई भी नहीं। ये भी मस्जिद की शायद तौहीन होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बेहतर उलेमा इकराम बताएंगे। ऐसी जगह मस्जिद का कायम कर देना जहाँ वो गैर आबाद रहे, और फिर क्या मदरसा ही हमें चाहिएगा, और रोज़गार के चलते वो कुछ और तो नहीं कर सकता, बेरोज़गारी के चलते, और वो फिर अपने रोज़गार की तलाश में वो चंद जगह, या उसके घर की हो या वो फिर ख़रीदे चंदे से करके, और वो उस पर मदरसा तामीर करे, और फिर वो 2-4 सफ़ीर छोड़ दे, तो क्या होगा हाल? आप इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। और इस तरह के ये मदरसे जो मेरी मुहिम का ख़ास हिस्सा है और जो मेरी मुहिम का मकसद है, उसको आप थोड़ा डीपली सोचिएगा। मदरसा मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मदरसे दीन के किले हैं, वहाँ पर दीन सिखाया जाता है, साथ साथ दूसरी चीज़ भी सिखाई जानी चाहिए जो कि नहीं सिखाई जाती, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये जो निजी 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 शब्द है, निजी मदरसा, जिसको पेटुल्लुम भी कहा जा सकता है, आप सुन लीजिए, मेरे ज़बानी नहीं, इसको सुन लीजिए आप, ये निजी होता क्या है? हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, जाति प्रॉपर्टी है हमारी है। कौम से कोई लेना देना मुसलमानों से इसका मतलब? नहीं, कौम का कोई लेना देना नहीं है इस मदरसे का, हम के साथ में हमारे वालिद साहब हमारे को जिम्मेदार मानते हैं और मरते तक हम ही जिम्मेदार देंगे, इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं रहने का इस मदरसे का। ये देख लीजिए, मोहतमिन साहब का बेटा है और कितने गर्व से कह रहा है कि हमारी निजी प्रॉपर्टी है, जाति प्रॉपर्टी है, और इस निजी प्रॉपर्टी का मालिक ये खुद रहेंगे ताउम्र, इनके बाद इनके बेटे और इनके बाद इनके बेटे, इस पर कोई हक अधिकार किसी का नहीं है। तो ठीक है, आपकी निजी है, आप निजी रखिए, फिर चंदा किस लिए? नहीं, चंदा हम मांग सकते हैं मेरे भाइयों। जो गांव के सामूहिक मदरसे हैं, हर गांव में बहुत पहले से एक आध मदरसा जरूर है, मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, और वो मदरसे ऐसे हैं, उनका इंतज़ाम ऐसा है, वो सिलेबस की आप मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, सिलेबस किस तरह का होना चाहिए, उसमें भी चेंजिंग होनी चाहिए,
आप असरी और दीनी तालीम को अलग अलग नहीं कर सकते। असरी और दीनी तालीम दोनों होनी चाहिए, जो हमारी दोनों ज़रूरतें हैं, जिससे हम क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में हिस्सा उसको मिलेगा जो उसके पाठ्यक्रम को पढ़ेगा। ये फिर हम एक आरक्षण की बात करते हैं, अपने आप साथ भेदभाव की बात करते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। अरे भाई, जब जब वही पाठ्यक्रम आप पढ़ेंगे जो दूसरे लोग पढ़ते हैं, तभी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, ना कि सिर्फ हमारे चिल्लाने भर से कुछ होगा। वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं चंदे के एतबार से कह रहा हूँ, जो गांव के मदरसे हैं वो बड़े अच्छे, उनमें एक खासियत है, रही है, आज भी है। जो सामूहिक मदरसे हैं वो गांव के ही पैसे से चलते हैं, वो कहीं चंदा नहीं मांगते, क्योंकि गांव के ही उनमें बच्चे पढ़ते हैं और गांव के लोग ही उसमें चंदा देते हैं, और गांव के लोग ही अच्छा और भला जाने कि भाई अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। अब जब से ये निजी मदरसे आए, तब से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि कोई भी खोल दे रहा है और उसकी फिर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो चंदा गांव गांव से मांगेगा। आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सब भली भांति परिचित है, ऐसा नहीं है। और करीब करीब अब तो कोई गांव ऐसा बचा होगा जहां पर इस तरह की निजी दुकानें नहीं खुली। बड़ा कठोर शब्द है, कठिन शब्द है, आप बुरा मान सकते हैं, लेकिन मैं मदरसों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दुकानों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जो अपनी निजी प्रॉपर्टी समझते हैं। और समझते नहीं, उनकी निजी प्रॉपर्टी वो होती भी है। आप एक मदरसे का, एक ऐसे मकतब का आप मुझे नाम बता दीजिए जो जिसने खुद कायम करा हो और फिर वो पब्लिक को सौंप दिया हो, तो ऐसा नहीं है ना। तो भाई, तो इनसे बचने के लिए क्या करें हम? और इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ गांव-गांव से नहीं, सिर्फ कस्बे-कस्बे से नहीं, ये फिर ऑल इंडिया चंदा मांगते हैं। ऐसे तमाम केसेज हैं मेरे सामने, आपके भी सामने होंगे। और ऑल इंडिया ही नहीं, विदेशों तक ये चंदा नहीं छोड़ते। ये उम्रा के बहाने जाते हैं, ये रमज़ान में जाते हैं, बिना रमज़ान के जाते हैं। आप आंध्रा और कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तो छोड़ दीजिए, ये सऊदी अरब। तो भाई, आप ये मत सोचिए कि ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या अदर स्टेट में चंदा मांगते हैं, पंजाब में चंदा मांगते हैं। ये फिर पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। और मैं फिर कह दूं, मैं मदरसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो सामूहिक हमारे मदरसे हैं वो हमारी अपनी ज़रूरत समझते हैं, और इनके पीछे बहुत बड़ा खेल चला हुआ है, और इसको रोकना बेहद ज़रूरी है। और मुझे खुशी है कि ये तो इतनी जलालत के बाद भी नहीं रुके, ये तो दुख हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे ही ये लोगों ने देखे, छिंदवाड़ा गांव में देखे, तो छिंदवाड़ा से पता नहीं किस तरह उन्होंने, बेचारों ने मेरा नंबर लिया होगा और मुझ तक सूचना दी, और ख़ुद भी सक्रियता दिखाते हुए व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर किया। और उसके बाद आज अगर ये सहारनपुर में मांगे तो सहारनपुर में भी से भी एकदम सूचना लोगों तक पहुंची। और इतनी जागरूकता हमें अपनानी ज़रूरी है। रही बात दूसरी कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एक दूसरा मैटर है। आप पहले जो हमारे अंदर की बुराई हैं, जो हमारी ऐसी बुराई हैं जिनको हम खुद रोक सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जिनको हम, हमारे इख्तियार में जो चीज़ें हैं कि भाई हम इनको सही कर सकते हैं, तो उनको तो करें भाई। हम खुद की बुराइयां, खुद की जो खामियां, कमियां हैं, ख़ास तौर से वो जो सामूहिक, जो धर्म को लेकर, मजहब को लेकर जिनका नुकसान सामूहिक होता है, तमाम लोगों को होता है, तो ऐसी बुराइयों को अगर हम रोक लें, खुद रोक लें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कमियां तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर डालेंगे तो लोग देखेंगे। तो भाई, दिन भर सोशल मीडिया पर आप क्या देखते हैं? दिन भर सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हैं? और क्या आप किसी बुराई को छुपाकर उसका इलाज कर सकते हैं? और रही बात कि अपनी बदनामी है, अपने मजहब की बदनामी है, तो क्या आप इसको मजहब मानते हैं? ये जो चंदा चोरी कर रहे हैं, तो क्या इसको इस्लाम मान रहे हैं? या तो आप फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्लाम, यही इस्लाम है कि हम चंदा गलत तरीके से मांगे और लोगों की आंखों में धूल झोंके? और या तो फिर आप इसको इस्लाम मान चुके हैं। अगर आप इसको इस्लाम मान चुके हैं तो फिर आप गलत हैं, ये इस्लाम नहीं है। और अगर ये इस्लाम नहीं है, आप ऐसा मानते हैं कि ये नहीं, इस्लाम के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आपको
इनको एक्सपोज करने से घबराना क्यों? इनकी जलालत करने से, इनको एक्सपोज करने से फिर आप क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? तो भाई उठिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। ये ऐसा जिहाद है जिसको जिहाद अकबर, यानी कि बड़ा जिहाद है। एक असगर जिहाद असगर होता है, एक जिहाद अकबर, जो अपने अंदर फैली बुराई से लड़ेंगे। तो मैं मानता हूँ ये बड़ा जिहाद है और मैं तो इस जिहाद को कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब तक मेरे में हिम्मत रहेगी, जब तक खुदा मेरे से ये काम लेगा, जब तक आपका सहयोग रहेगा, जब तक मैं ये जिहाद करता रहूँगा, मरते दम तक करता रहूँगा। और आपसे भी उम्मीद करूँगा कि आप भी इस जिहाद में मेरे सहयोगी बने, ना कि रुकावट बने। थैंक यू।